सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये सब ना टॉपिक थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं और हार्ड पढ़ने के क्रम में क्या होता है ना कि लड़के जो इसको होते हैं छोड़ देते हैं और क्वेश्चन जब इससे पूछे जाते हैं तो लड़के बनाते नहीं हैं और वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हम ना ये सब चीजों को आपको इजीली तरीके से आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे में देखिएगा क्या कि ये सभी कोई जानते ही होंगे या नहीं जानते हैं, तो हम बताते चलते हैं क्या कि 1757 ईस्वी का युद्ध होता है। 1757 ईस्वी का किसका युद्ध होता है? तो प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें किसकी विजयी होती है? तो अंग्रेज की क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद 1764 ईस्वी का युद्ध होता है। जो 1764 ईस्वी का किसका युद्ध होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें भी किसकी विजयी होती है? अंग्रेज की विजयी हो जाती है, ठीक है। अब क्या होती न है कि 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। जब रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था तो उस समय जब जीत हो जाती है अंग्रेज की, तो बंगाल का गवर्नर ही रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है, ठीक है। अब जब 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध में भी किसकी विजय हो जाती है? तो अंग्रेज की विजय हो जाती है। तो 1764 ईस्वी में किसकी विजय हो जा रही है? अंग्रेज की विजयी हो जा रही है। तो जस्ट एक साल के बाद 1765 ईस्वी में क्या होता है? इलाहाबाद का संधि होता है। तो इलाहाबाद का संधि किसके किसके बीच होता है? ये चीज को आप क्लियर कीजिए। यहाँ पे देखिए किसको किसके बीच होता है। एक तरफ कौन है? अंग्रेज है, और दूसरी तरफ कौन है? मुगल बादशाह है। ये मुगल बादशाह कौन है? तो शाह आलम द्वितीय है। शाह आलम द्वितीय। ये सब क्वेश्चन ना काफी हिट है, ये सब क्वेश्चन ना बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज को अगर आप गलती करते हैं तो इस गलती की कोई माफी नहीं है, आप एग्जाम में सीधा सीधी बाहर हो जाइएगा, ठीक है। एक तरफ कौन है? अंग्रेज है, दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, और एक और अवध का नवाब है। तो अवध का नवाब कौन है? शाह शुजा। कौन है? शाह शुजा। ये तीनों के बीच में क्या होती है? संधि होती है। तो एक चीज और देखते चलें कि अंग्रेज की तरफ से था कौन? तो अंग्रेज की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव था। ये जो 1757 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था ना, वही वाला व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा था, यही पे यहाँ पे संधि में आकर के इसका नेतृत्व कर रहा है। ये 1765 ईस्वी में किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें किसकी किसकी बीच हो रही है? अंग्रेज के बीच हो रहा है। फिर उसके मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय है, और एक तरफ और कौन है? अवध का नवाब शाह शुजा है। ये तीनों के बीच में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि हो जाती है। और इस संधि में क्या निकलता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी जो है ना, किसे प्राप्त हो जाता है? ये अंग्रेज को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी अंग्रेज को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। यानी दीवानी मामले अब कौन देखेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ यानी पैसा कौड़ी वाले मामले अब सिर्फ कौन देखेंगे? तब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज देखेंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होती है कि इसी क्रम में क्या होता है? 1773 ईस्वी तक ये सब सिलसिला क्या होता है? चलते रहता है, ठीक है। और जब 1773 ईस्वी तक सिलसिला चलते रहता है, तो ब्रिटिश सरकार सोचती है ना कि हम ना कुछ रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाएंगे, कुछ कानून बनाएंगे। तो उसी के दिशा में क्या होता है कि ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है ना, पहली बार 1773 ईस्वी का क्या लेकर के आती है? रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आती है, ठीक है। यहां तक कहानी को हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहां तक तो चीजों को समझ में सभी को आ गया होगा। अब एक कहानी का एक पहलू और हम चलते हैं कि ये कंपनी कैसे बनी, क्यों भारत में आई, ये चीजों को हम देख लेते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि सॉरी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या होता है कि महारानी जो थी, कौन? महारानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है। इसने क्या करती है कि ये एक व्यापारी संगठन था। कौन? व्यापारी संगठन का क्या नाम था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। ये मर्चेंट ऑफ एडवेंचर क्या था? ये कई व्यापारियों का एक समूह था, यानी एक संगठन था। इसने महारानी से कहा कि हम ना व्यापार करना चाहते हैं, इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं। तो इंडिया में व्यापार करने के लिए क्या होता है कि एक कंपनी को गठन किया जाता है, और उस कंपनी का क्या नाम दिया जाता है? ईस्ट इंडिया क्या कंपनी नाम दिया जाता है। अब एक चीज और लड़कों को समझ में नहीं आता है ना कि ये ईस्ट क्यों नाम दिया। तो हम यहाँ पे दिखाने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा रफ हमने वर्ल्ड का मैप लिया है, ठीक है। तो आप देखिए ये इंग्लैंड है और ये हमारा प्यारा भारत क्या है? इंडिया है, ठीक है। जब यहां से आप देखिएगा तो इस साइड यानी इंडिया पूरब में ही पड़ रहा है ना, तो इसीलिए इस कंपनी का कौन सा नाम दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया।
और उस समय पूछा जाएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था तो भारत में मुगल बादशाह कौन था, तो भारत में मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है, ये अकबर था। यहां तक तो क्लियर हो चुका है। अब देखिएगा, अब ये व्यापारी जो होता है इंडिया में व्यापार करने के लिए आ जाता है, यानी 15 वर्षों के लिए इसको क्या क्या दिया जाता है, मान्यता दे दिया जाता है कि ठीक है अब जाकर के इंडिया में व्यापार करो। तो मान्यता कौन दे रही थी, एलिजाबेथ प्रथम दे रही थी। ठीक है, यहां तक तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब क्या होता है कि अब ये कहानी को अब यहाँ पे जोड़िए। ठीक है, अब 1757 का युद्ध हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद 1764 ईस्वी का युद्ध हो चुका है, और उसके बाद रेगुलेट करने के लिए ही क्या आ चुकी है, वही कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है। ये कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट कौन लेकर के आई है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लेकर के आई है कंपनी पे कि कैसे हम शासन करेंगे, कैसे शासन इंडिया में नहीं करेंगे, यानी नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ये ब्रिटिश सरकार का उठाया गया क्या था, पहला कदम था। ये ब्रिटिश सरकार उठा रही है। ठीक है, अब देखिएगा ये पहला कदम है। अब क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को क्या कर देता है, मान्यता दे देता है। यानी कंपनी जो प्रशासनिक काम करेगा और राजनीतिक काम करेंगे उसको क्या कर दिया कि मान्यता दे देगा। यानी कुछ भी काम करेंगे ना तो ब्रिटिश सरकार से उसको मान्यता मिल चुका है कि ठीक है आप जो कर रहे हैं वो सही है। यहां तक तो इजिली क्लियर है। अब क्या होता है कि इसमें केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा जाता है, यानी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा जाता है, यानी पूरी की पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित कर दी जाती है। पूरी की पूरी सत्ता किसके हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित कर दी जाती है। अगर नहीं समझ में आया है तो हम अभी बता देते हैं। जैसे में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सरकार है, मोदी जी का है, और बिहार गवर्नमेंट में किसकी सरकार है, तो नीतीश का है। ठीक है, अब जैसे में कोई भी डिसीजन लेने की बात आ जाती है ना तो नीतीश जी ना लेकर के अब कौन लेंगे, वही मोदी जी लेंगे। तो उसे बोलते हैं कि केंद्रीय सत्ता अब किसके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है। यहां तक तो समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब केंद्रीय प्रशासन की नींव किससे पड़ जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ जाता है। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। विशेषताओं को क्या देख लेते हैं मैं कि देखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, इसके पहले बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल के गवर्नर को पद को क्या कर दिया जाता है, नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर का पद को नाम को बदल करके उससे क्या नाम दे दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल दे दिया जाता है। और वही पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है बंगाल का, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन रहा है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे हम इजीली तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो अभी हमने चर्चा किया है बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो गया। अब क्या होती है कि इसमें एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन करता है, यानी 4 गो सदस्य थे उसमें से, और उस कार्यकारी एक परिषद था, एक संघ था। ठीक है, उसके क्या करता है, गठन करता है। ठीक है, तो 4 कार्यकारी परिषद का क्या कर दिया गया है, गठन कर दिया गया है, और उसमें एक अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे में ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया है इस समय अंग्रेज ना यहाँ पे भी शासन कर रहे हैं। ठीक है, यानी बंबई में भी शासन कर रहे हैं, मद्रास में भी शासन कर रहे हैं, और ये बंगाल में भी शासन कर रहे हैं। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले क्या होता था ना कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल अलग नियुक्त होते थे, ये मद्रास का अलग, और ये बंबई का अलग होते थे। ठीक है, अब ये इसके माध्यम से, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये बंबई के और ये मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन में ला दिया गया, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में ला दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा, यहां तक तो चीज पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुके हैं। अब क्या होता है कि 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या होता है, तो सर एलिजा इम्पे। और एक 3 व्यक्ति क्या थे, ये अन्य न्यायाधीश थे। एक थे मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या है, सर एलिजा इम्पे। तो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे ना, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को ही पूछे जाएंगे, जो अन्य 3 न्यायाधीश थे ना उसको कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे समझिएगा कि चीफ जस्टिस यानी उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था जब 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में ही क्या कर दिया जाता है, एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना कर दिया जाता है, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये पहला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जा रहा है यहाँ पे, सर एलिजा इम्पे हो जा रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जो कर्मचारी थे कंपनी में, जो कर्मचारी होंगे ना, वो निजी व्यापार करते थे, यानी प्राइवेट व्यापार करते थे। यानी आप कोई, हम हैं या कोई और व्यक्ति हैं, कंपनी का सदस्य है, वो ना निजी व्यापार यानी अपने मतलब से व्यापार जो रखते थे ना, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है, कि तुम अपने निजी व्यापार नहीं करोगे, ठीक है, यानी तुम कंपनी के लिए ही व्यापार करोगे, खुद के लिए व्यापार नहीं करोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ना कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, ये इंडियन लोग से उपहार लेते थे, उपहार भी क्यों क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उपहार आप समझिए ना, घूस के रूप में दिया जाता था, वो भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, यानी उपहार रिश्वत सब क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। और क्या होती है कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना किया जाता है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था कि ये गवर्निंग बॉडी थी, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया ना कि जैसे में अब इंडिया में सैन्य प्रशासन है, यानी सैन्य कितना है, नागरिक कितने हैं, और राजस्व पैसा कौड़ी की बात कितना है, वो सभी को क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार को सूचना देना आवश्यक कर दिया। यानी आपको इसके माध्यम से, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना होता है, उसके माध्यम से किसका किसका, तो एक सैन्य का, एक नागरिक का और एक राजस्व के, जितने भी संबंधित चीज है ना, सूचना जो है ना, वो सभी को सभी किसे देना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। यानी कंपनी पर नियंत्रण और क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, किसके माध्यम से, तो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहीं तक था, और उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं, सब तो आपके इच्छे पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।